नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। मिडिल ईस्ट की जमीन एक बार फिर से बारूद की गंध से भर गई है। फिर वही मिसाइलों की धमक, फिर वही ड्रोन की गड़गड़ाहट सुनाई देने वाली है, क्योंकि आसार ऐसे ही नजर आते हैं कि जंग अब प्रचंड होने वाली है। बातचीत का ढोंग अब खत्म हो चुका है और हथियारों का जमावड़ा शुरू हो चुका है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, वो तस्वीरें जो मिडिल ईस्ट के इस तनाव को और भी ज्यादा घातक बनाती हैं। आक्रमण की ये 3 तस्वीरें आपके सामने देखिए। तस्वीरें 3 और तीनों ही कयामत का दे रही हैं संकेत। तस्वीर नंबर 1, अमेरिका और ईरान के बीच तल्खी अपने चरम पर है और अब बातचीत की मेज से धुआं उठ रहा है। अगर अब बारूद का खेल शुरू हुआ तो ये सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि कयामत का मंजर होगा। जो दूसरी तस्वीर नजर आती है, डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को सुपर पावर का नायक समझते थे, आज अपनी ही बिछाई बिसात पर गिरते जा रही हैं। नाटो दबी जुबान में विरोध कर रहा है तो जर्मनी ने खुलकर तंज कस दिया। ट्रंप का सुपर पावर का रसूख अब सवालों के घेरे में है। वो ऐसी कूटनीतिक चालों में फंस चुके हैं जहां से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। और सबसे खतरनाक तो है तीसरी तस्वीर। ईरान अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल नजर आता है। चेतावनी बिल्कुल क्लियर कट है, अगर जंग छिड़ी तो ये किसी भी दायरे में नहीं होगी। ये युद्ध मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा बदल कर रख देगा। सीमाओं की बंदिशें टूटेंगी और आग पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेगी। सवाल यही, क्या दुनिया एक और महायुद्ध की दहलीज पर खड़ी है? क्या ट्रंप का अहंकार भारी पड़ेगा या ईरान का आक्रोश पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को राख कर रख देगा? तो आक्रमण की ये 3 बड़ी तस्वीरें, 3 बड़े सवाल। चलिए करते हैं शुरुआत। और आक्रमण की बड़ी खबर के साथ वॉर ब्रेकिंग इस समय की, इजराइल से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर। तो बड़ी खबर, इजरायली मीडिया का बहुत बड़ा दावा है। जी हां, इजरायली मीडिया का बड़ा दावा यह है कि ईरान की जमकर मदद की जा रही है चीन के माध्यम से। इजरायली मीडिया के हवाले से रिपोर्ट सामने आई और एक बार फिर से ये स्पष्ट किया गया कि चीन ईरान की लगातार मदद कर रहा है, बड़ी मदद कर रहा है। और इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि ईरानी मिसाइल प्रोग्राम में चीन दरअसल मदद दे रहा है ईरान को। चीन ने कई मिसाइल के पुर्जे ईरान को भेजे और देखिए, इसमें कोई शक नहीं, कुछ समय पहले तस्वीर सामने आई थी जब अमेरिका की तरफ से ईरान के एक जहाज को बंधक बना लिया गया और जब उसे बंदी बनाया गया तो उस जहाज में कई ऐसे केमिकल्स पाए गए जो कई बड़े हथियार या मिसाइलों को बनाने के लिए तैयार किए जाते हैं और वो भेजे गए थे चीन से। और यही वजह है कि कई बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। एक बार फिर इस पूरे युद्ध में चीन की भूमिका बहुत गंभीर नजर आती है। चीन ने मिसाइल के कई पुर्जे ईरान को भेजे हैं। इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर चीन किस तरह से ईरान की मदद कर रहा है और चीन की किस चाल से डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ी हुई है, कैसे चिंता लगातार बढ़ रही है। दरअसल चीन की साजिशों से डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, उनकी नींद उड़ गई है। समझिए, अब दरअसल दावा यह किया जा रहा है इजराइल की एक सीक्रेट रिपोर्ट के माध्यम से कि चीन ने ईरान को मिसाइल तकनीक दी। इस रिपोर्ट में यह भी पता चला कि जो डील हुई उसके अनुसार कई ऐसे बड़े इंजन भेजे गए हैं और ये इंजन बहुत महत्वपूर्ण हैं और डुअल यूज तकनीक दरअसल चीन एक तरह से ईरान को दे रहा है। सैयद 4 और नवाब मिसाइल के लिए भी तकनीक देने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, जानकारी ये भी है कि फर्जी कंपनियों के जरिए कई पुर्जे एक तरह से ईरान तक चीन ने पहुंचाए हैं। हालांकि चीन ने क्या इसको स्वीकार किया? तो जवाब है नहीं। चीन दरअसल लगातार इनकार कर रहा है। सभी के सभी दावे मनगढ़ंत हैं, ये चीन की तरफ से कहा गया। और ईरान की मदद को लेकर जब सवाल पूछा गया तो शी जिनपिंग कह रहे हैं ऐसी कोई मदद ईरान को नहीं दी गई। अब आरोप क्या है वो भी जरा समझिए। दरअसल आरोप यह है कि तेल के बदले तकनीक डील के तहत चीन ने सामान भेजे। तेल भेजेगा ईरान, तकनीक देगा चीन। और यही वजह है कि इजराइल हो या फिर अमेरिका, उनकी चिंता लगातार बढ़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस समय की अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ लेते हैं। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग इस समय की अमेरिका की रक्षा रणनीति से जुड़ी हुई। तो अमेरिका की रक्षा रणनीति पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, बड़ा पर्दाफाश।
अमेरिकी डिफेंस सिस्टम में काफी खामियां पाई गई है। कैसे? दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने में असमर्थ एक तरह से बताया गया है। पेंटागन ने सीनेट को बाकायदा जानकारी दी और ये सनसनीखेज जानकारी, उसमें स्पष्ट कहा गया कि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम वो इतना ज्यादा नाकाफी है कि हाइपरसोनिक मिसाइल वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता, फिर ये काहे का डिफेंस सिस्टम है। और इस अमेरिकी डिफेंस सिस्टम पर मिडिल ईस्ट के कई देश आधारित हैं। इसी अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को कई देशों को बेचा गया और यही प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया कि इस अमेरिकी डिफेंस सिस्टम से उनके देश पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन हकीकत यह है कि कई खामियां हैं। अमेरिका का डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक तक नहीं सकता। और ये हम नहीं, दरअसल पेंटागन की एक रिपोर्ट सामने आई। पेंटागन ने सीनेट को दरअसल सनसनीखेज जानकारी दी और उससे इन सारी बातों का पता चला है और उससे एक तरह से उसकी पोल खुल गई है। पेंटागन की रिपोर्ट ने ईरान की ताकत को मजबूत कर दिया है और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम की पोल खोलकर रख दी, क्योंकि अमेरिका के ज्यादातर डिफेंस सिस्टम अब कबाड़ हो चुके हैं, कबाड़ निकल चुके हैं। जी हाँ, आइए आपको बताती हूँ कि आखिर यूएस का डिफेंस सिस्टम कैसे कबाड़ है। अब पेंटागन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा सीमित है, ये पेंटागन कह रहा है। और ये जो सिस्टम है वो सिर्फ ईरान और उत्तर कोरिया को रोकने के लिए बना था। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सामने ये पूरी तरह से बेकार है। इतना ही नहीं, पेंटागन की इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि यूक्रेन या ईरान, जिस तरह से दोनों ही जगहों पर जंग हुई, उससे सबक लेने की जरूरत है। मिसाइल और ड्रोन से रक्षा कवच भेद दिया गया। ये स्पष्ट कहा गया कि ये जो पूरा डिफेंस सिस्टम तैयार किया गया वो ना मिसाइल को रोक पाया अमेरिका का, ना ही अमेरिका का ये डिफेंस सिस्टम ड्रोन अटैक से बचा पाया। चीन और रूस की मिसाइल को रोकना अब असंभव माना जा रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया और ये बड़ा दावा कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाला है, ना सिर्फ अमेरिका का बल्कि तमाम देश जो कहीं ना कहीं अमेरिका पर डिपेंडेंट है उनका। क्या रूस और ईरान ने मिलकर अब अमेरिका के खिलाफ कोई फेटल जाल बुन लिया है? तेहरान से चलकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची सीधे मॉस्को पहुंचे और पुतिन से मुलाकात की। इस पूरी मुलाकात के बाद में ईरान का रुख और भी ज्यादा सख्त हो गया। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए 3 शर्तें अमेरिका के सामने रख दी। आखिर ये शांति की कोशिश क्या है, या फिर अमेरिका को घुटनों पर लाने की कोई खतरनाक चाल है? क्या डोनाल्ड ट्रंप इन शर्तों को मानेंगे या फिर हॉर्मुज में मिसाइलें फिर से गरजेंगी? मॉस्को में पुतिन और अब्बास अराक्ची की मुलाकात ने वाशिंगटन की नींद उड़ा दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का संदेश साफ है, ईरान अकेला नहीं है। क्रेमलिन की दहलीज से निकले इस संदेश ने ईरान के हौसलों को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। ईरान ने बातचीत की विफलता के लिए सीधे तौर पर अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। अराक्ची ने साफ कहा कि अमेरिका की हाई डिमांड्स के चलते समझौता खटाई में पड़ गया। लेकिन पुतिन का सपोर्ट मिलते ही ईरान के सुर बदल गए। ईरान का अब कहना है कि अगर शांति चाहिए तो शर्त हमारी माननी होगी। ये रूस की ट्रंप को सीधी चेतावनी है, अगर एक कदम आगे बढ़े तो हश्र बुरा होगा। ईरान की ये आक्रामकता बता रही है कि उसे रूस का कंधा मिल चुका है। लेकिन ईरान ने ऐसा क्या मांगा है जो ट्रंप को मंजूर नहीं? ईरान की शर्तें क्या हैं? क्या ये वाकई शांति का फार्मूला है या फिर सिर्फ समय काटने का खेल है? ईरान ने हॉर्मुज को खोलने के लिए 3 बड़ी शर्तें रखी हैं। पहली शर्त है
अमेरिका को ईरान पर लगाए गए सभी आर्थिक प्रतिबंधों और नाकाबंदी को तुरंत हटाना होगा। दूसरी शर्त है कि ईरान चाहता है कि उसका तेल बाजार फिर से बिना रोक टोक के खुल जाए। और सबसे बड़ी शर्त, ईरान ने साफ कर दिया कि इस समझौते में उसके परमाणु कार्यक्रम पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं होगी। ईरान कहता है कि होर्मुज खोलो, पाबंदी हटाओ, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात मत करो। तेहरान की इस चाल ने अमेरिका को हैरत में डाल दिया। ईरान चाहता है कि वो होर्मुज खोलकर दुनिया को राहत दे। और बदले में अपनी परमाणु महत्वाकांक्षा को सुरक्षित कर रख ले। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया, कोई डील नहीं होगी बगैर न्यूक्लियर पर बात किए। वाशिंगटन में पारा चढ़ चुका है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान आर पार की लड़ाई के संकेत दे रहा है। रूबियो ने दो टूक कह दिया, हम सिर्फ होर्मुज की सुरक्षा के बदले परमाणु खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि ईरान शर्तों का जाल बुनकर मुख्य मुद्दे से दुनिया का ध्यान भटका रहा है। ट्रंप ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक में स्पष्ट कर दिया कि परमाणु प्रोग्राम पर लगाम लगाए बिना कोई भी समझौता संभव नहीं है। अमेरिका के लिए ईरान की न्यूक्लियर क्षमता सबसे बड़ी रेड लाइन है। जिसे ट्रंप किसी भी कीमत पर पार नहीं करना चाहते। तो खेल अब फंस चुका है। एक तरफ ईरान है जिसे रूस का खुला समर्थन है, और दूसरी तरफ अमेरिका है जो परमाणु समझौते से कम कुछ भी मानने को तैयार नहीं। होर्मुज स्ट्रेट को दुनिया के तेल की लाइफलाइन है, आज एक बारूद के ढेर पर बैठा है। अगर ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा रहता है और अमेरिका दबाव बनाता है तो होर्मुज में टैंकर वॉर शुरू हो सकता है। क्या ट्रंप घुटने टेकेंगे या पुतिन के साथ मिलकर ईरान कोई ऐसा कदम उठाएगा जो पूरी दुनिया में महंगाई और जंग का तूफान ला देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। समय की अगली बड़ी खबर ईरान से जुड़ी हुई। ईरान युद्ध ट्रंप की बढ़ा रहा है मुश्किलें। बड़ी खबर, तो बड़ी खबर, ईरान युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर अब नाराजगियों का दौर शुरू हो चुका है। जर्मन की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप पर मर्च ने बड़ा तंज कसा है। ईरान से खूब अपमानित हो रहा है अमेरिका, ये जर्मनी की तरफ से कहा गया है। जंग के लिए अमेरिका के पास में कोई ठोस रणनीति ही नहीं है। इतना ही नहीं, जर्मनी ने कहा है कि युद्ध से बाहर निकलने का कोई प्लान तक अभी तक अमेरिका बना नहीं पाया। अमेरिका को बार बार शर्मिंदा ईरान की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका संभल नहीं पा रहा। इतना ही नहीं, जर्मनी ने तो यहां तक कहा है कि ईरान जंग को खत्म करना अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। ईरान उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर निकला, ये बात जर्मन चांसलर की तरफ से कही गई है। दरअसल जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने डोनाल्ड ट्रंप की जमकर खिल्ली उड़ाई है, और ये खिल्ली अब अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप को रास नहीं आ रही। लेकिन उनका ये तंज कई मायनों में महत्वपूर्ण है, जो कई सवाल सीधे सीधे खड़े कर रहा है।
अमेरिका के सबसे पुराने सहयोगी रहे जर्मनी ने अब डोनाल्ड ट्रंप को दिखा दिया है बड़ा आईना। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्श ने जो कहा है उसने वॉशिंगटन की नींव हिलाकर रख दी। मर्श ने कहा कि उनके पास इस जंग से अब बाहर निकलने का अमेरिका के पास कोई प्लान नहीं। ईरान जिसे ट्रंप ने कमजोर समझकर कुचलने की कोशिश की, वो आज ट्रंप के लिए भस्मासुर बन गया। एक तरफ हॉर्मुज में बिछी बारूदी सुरंग, दूसरी तरफ ट्रंप की दो मुही नीति। क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही बिछाई बिसात पर खुद मार खा गए? आज हम करेंगे ट्रंप के उस सुपर पावर वाले घमंड का पोस्टमार्टम जिसने आज पूरी दुनिया में अमेरिका की साख को कर दिया है शर्मसार। ये कोई सामान्य टिप्पणी नहीं है, ये यूरोप की बेचैनी का इजहार है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ट्रंप प्रशासन को सीधे शब्दों में कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि आपकी रणनीति क्या है। जर्मनी का बयान दिखाता है कि अब दुनिया के बड़े देश भी अमेरिका के इस बिना सिर पैर के युद्ध से थक चुके हैं। मर्ज की चिंता का बड़ा कारण है होर्मुज का इलाका। चांसलर ने चेतावनी दी है कि दुनिया का तेल का सबसे अहम रास्ता बारूदी सुरंगों से भरा हुआ है। अगर वहां एक भी चिंगारी भड़की तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था राख हो जाएगी। यूरोप अब सवाल पूछ रहा है, क्या अमेरिका के पास युद्ध खत्म करने का कोई एग्जिट प्लान है या ट्रंप सिर्फ जंग के शोर में अपनी राजनीति चमका रहे हैं? लेकिन बड़ा सवाल है कि ट्रंप ईरान को हरा क्यों नहीं पा रहे हैं। क्या वाकई ट्रंप ने ईरान को समझने में इतनी बड़ी रणनीतिक गलती कर दी है? ट्रंप का अहंकार था कि वो ईरान को कुछ ही हफ्तों में घुटनों पर ले आएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जर्मनी का स्पष्ट कहना है कि ईरान उतना कमजोर नहीं है जितना ट्रंप का इंटेलिजेंस बता रहा था। ईरान आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है और आक्रामक दिख रहा है। ईरान की चालाकी देखिए, वो बातचीत की मेज पर भी है और समंदर में बारूदी सुरंगें भी बिछा रहा है। ट्रंप की नीति, धमकी और सुलह का घालमेल उन्हें भारी पड़ रहा है। कभी जंग की ललकार तो कभी सुलह का नाटक। ट्रंप के इन बदलते बयानों ने अमेरिका की विश्वसनीयता को पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया। अब जरा ट्रंप के घर का हाल देखिए। बाहर ईरान से नहीं निपट पा रहे हैं और अंदर में ज्वालामुखी फटा हुआ है। एक तरफ मिड टर्म चुनाव सिर पर है, दूसरी तरफ कमर तोड़ महंगाई ने आम नागरिकों की कमर तोड़ दी है। जनता सड़कों पर है। ट्रंप के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ रहा है। अपनी ही बिछाई बिसात पर ट्रंप ऐसे फंसे हैं कि अब हर कदम उन्हें कमजोर कर रहा है। वो खुद को नोबेल का हकदार बताते थे, लेकिन आज आलम यह है कि दुनिया के मंचों पर वो मुंह छिपाए फिर रहे हैं। नेटो से तनाव, चीन की चुनौती, रूस का बढ़ता रसूख और वेनेजुएला पर कब्जा करना, ट्रंप की सुपर पावर वाली साख आज ताश के पत्तों की तरह ढह रही है।
दुनिया देख रही है कि कैसे एक सुपर पावर अपने ही अहंकार में चूर होकर गर्त में जा रही है। ईरान से जंग लड़ना ट्रंप की सबसे बड़ी भूल साबित हो रही है। होर्मुज में तनाव, घर में मंदी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकेलापन, क्या ये ट्रंप की अंत की शुरुआत है? इतिहास गवाह है कि जो नेता अपनी सीमाओं से बाहर जाकर युद्ध थोपता है वो अक्सर अपनी सत्ता खो देता है। डोनाल्ड ट्रंप की दो मुही नीति ने अमेरिका को वो जख्म दिए हैं जिसे भरने में शायद दशकों लग जाएं। सवाल ये है कि क्या ट्रंप अब भी संभलेंगे या इस चक्रव्यूह में फंसकर अपनी साख पूरी तरह गंवा देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, अमेरिका से जुड़ी हुई। अमेरिका ने हॉर्मुज की नाकेबंदी को बढ़ा दिया है। बड़ी खबर, अमेरिका ने हॉर्मुज की नाकेबंदी और बढ़ा दी है। जी हां, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर अब तैनात करने जा रहा है यूएस। जानकारी सामने आ रही है कि मिडिल ईस्ट में यूएसएस आइजनवार अब एक बार फिर से तैनात किया जाएगा। समंदर से ईरान की घेराबंदी की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, पहले ही 3 से 4 युद्धपोत लगातार ईरान की घेराबंदी के लिए तैनात हैं। वो भी जिस रूप में हॉर्मुज स्ट्रेट पर लगातार नाकेबंदी की कोशिश की गई। अब जानकारी ये है कि अब अपनी सैन्य ताकत को और बढ़ाने जा रहा है अमेरिका। एक और एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करेगा यूएस। अब आपको ये भी बताते हैं अमेरिका ईरान को घेरने के लिए किस तरह से रणनीति तैयार कर रहा है। यूएसएस एयरक्राफ्ट तैनात किया जा रहा है जिससे ईरान की मुसीबतों में और इजाफा होगा। ऐसी रणनीति अमेरिका की तरफ से तैयारी की जा रही है। जी हां, हॉर्मुज में यूएसएस आइजनवार को तैनात करने की तैयारी है। ईरान पर अब लगाम लगाएगा अमेरिका। मिडिल ईस्ट के लिए यूएस का एक और एयरक्राफ्ट रवाना हो चुका है जिसका नाम है यूएसएस आइजनहावर। इससे ईरान की घेराबंदी अमेरिका करेगा। मिडिल ईस्ट में यूएस के पहले से ही 3 एयरक्राफ्ट मौजूद थे, लेकिन अब चौथे एयरक्राफ्ट को तैनात करने की तैयारी है। क्या एक बार फिर से ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका है? ये बड़ा सवाल है। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर तैनाती किस किस जगह पर की गई है। बताया जा रहा है कि लाल सागर, अरब सागर, फारस की खाड़ी, ये वो 3 स्थान हैं जहां पर तैनाती की गई है अमेरिकी युद्धपोतों की। लेकिन इसमें सबसे खास बात जानते हैं क्या है? निमित्ज क्लास का ये दूसरा सबसे पुराना एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है, जो 2023-24 में लाल सागर में हुती के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल भी रह चुका है। एक बार फिर से इसे अब यहां पर ईरान की घेराबंदी के लिए तैनात किया जा रहा है। क्या ईरान की आर्थिक और रणनीतिक लाइफलाइन खत्म होने वाली है? क्या ईरान के पास अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं? बड़ी खबर यह है कि ईरान के पास में अब सिर्फ 22 दिन का तेल रिजर्व बचा है। डोनाल्ड ट्रंप की हॉर्मुज नाकेबंदी ने ईरान की कमर तोड़ दी। क्या होगा अगर ईरान के पास तेल खत्म हो गया? क्या दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने वाली हैं? दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ईरान के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। रिसर्च की रिपोर्ट ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में कच्चे तेल का स्टोरेज, जिसे हम क्रूड ऑयल स्टोरेज कहते हैं, वो अब महज 22 दिन या उससे कम का बचा है। यानी अगर आने वाले दिनों में तेल की निकासी नहीं हुई तो ईरान के गोदाम पूरी तरह फुल हो जाएंगे और प्रोडक्शन को बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। तस्वीरें गवाह है कि कैसे ईरान के स्टोरेज साइट्स तेजी से खत्म हो रहे हैं।
अगर स्थिति यही रही तो मई के मध्य तक ईरान को अपने रोजाना के प्रोडक्शन में 1.5 मिलियन बैरल की भारी कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इसे आप ईरान की आर्थिक घेराबंदी कह सकते हैं, लेकिन सवाल है कि ईरान इस कगार पर कैसे पहुंचा। इसके पीछे का सबसे बड़ा फैक्टर है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां। होर्मुज की खाड़ी ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल खरीदता है, लेकिन यहाँ इस वक्त अमेरिकी नौसेना का पहरा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी पोर्ट्स पर जो नेवल नाकेबंदी लागू की है वो ईरान के लिए काल बनकर आई है। रिपोर्ट्स बताती है कि ईरान पहले ही रोजाना 2.5 मिलियन बैरल की कटौती झेल चुका है। अब एक्सपोर्ट के आंकड़े देखिए जो हैरान कर देने वाले हैं। मार्च में जो एक्सपोर्ट 1.85 मिलियन बैरल प्रतिदिन था, वो अब गिरकर सिर्फ 5,67,000 बैरल पर आ गया। लोडिंग में 70% की गिरावट ये सीधे तौर पर ट्रंप की नाकेबंदी का नतीजा है। कोई भी टैंकर ना अंदर आ पा रहा है न बाहर। ईरान के हाथ पैर बंधे हुए हैं। इस पूरे खेल में सिर्फ ईरान नहीं बल्कि खुद अमेरिका और पूरी दुनिया पिस रही है। होर्मुज स्ट्रेट से तेल टैंकरों का गुजरना बंद हो चुका है। इसका असर सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई जैसे देशों पर भी पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में मची इस हलचल के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आ रही है। अमेरिका में भी हालात अच्छे नहीं हैं। वहां पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है, लेकिन ट्रंप झुकने को तैयार नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड साफ है, नो एग्रीमेंट, नो रिलैक्सेशन। इस जिद के कारण ग्लोबल एनर्जी मार्केट एक वोलेटाइल मोड में आ गया है। अगर ये युद्ध या तनाव और खिंचा तो भारत समेत पूरी दुनिया में ईंधन की महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। तो सवाल अब भी वही है, ईरान के पास 22 दिन के बाद क्या विकल्प है? क्या वो झुककर कोई समझौता करेगा या फिर ये तनाव मिडिल ईस्ट को किसी बड़े युद्ध की आग में झोंक देगा? ईरान की इकोनॉमी जो पूरी तरह से तेल पर टिकी है, उसके लिए ये डू और डाई सिचुएशन है। डोनाल्ड ट्रंप की नीति काम कर रही है या दुनिया को एक बड़े संकट की ओर ले जा रही है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात साफ है, आने वाले दिन बेहद नाजुक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। इस समय की अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, ईरान ने अमेरिका को दिया है नया शांति प्रस्ताव। तो बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका को नया शांति प्रस्ताव दिया है और प्रस्ताव में हॉर्मुज खोलने को लगातार उस पर दबाव बनाया जा रहा है। हॉर्मुज खोलने की मांग हो रही है। इतना ही नहीं, जो संवर्धित यूरेनियम है उस पर भी बात करने पर दबाव बनाया गया, लेकिन ईरान ने उससे इनकार कर दिया। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए यह प्रस्ताव भेजा और उसमें क्लियर कट ये मैसेज है कि यूरेनियम संवर्धन को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। और एक प्रस्ताव में यह जरूर कहा गया है कि जिस तरह से हॉर्मुज में नाकेबंदी की गई है उसे खोला जाए, और ये स्पष्ट कहा गया कि जब तक नाकेबंदी नहीं हटेगी तब तक कोई बातचीत अमेरिका के साथ में नहीं होगी। इस प्रस्ताव में ये स्पष्ट किया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इजराइल की सियासत में आज एक ऐसा भूकंप आ गया जिसने तेल अवीव की नींव हिलाकर रख दी। दशकों तक इजराइल की राजनीति पर राज करने वाले आयरन मैन बेंजामिन नेतन्याहू का अभेद्य किला अब दरकने लगा है। दो ध्रुव विरोधी नफ्ताली बेनेट और यायर लैपिड ने हाथ मिला लिया। मकसद एक ही है, नेतन्याहू को सत्ता से बेदखल करना। क्या 2026 का चुनाव नेतन्याहू के करियर का आखिरी चुनाव साबित होगा? क्या ईरान के साथ में जंग और घर में बगावत नेतन्याहू के लिए दोहरी मार बन चुकी है? इजराइल की राजनीति में पिछला दिन किसी धमाके से कम नहीं रहा। जिन नफ्ताली बेनेट और यायर लैपिड को एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं था, आज वो एक मंच पर है। उन्होंने अपनी पार्टियां मर्ज कर ली हैं और नई पार्टी का ऐलान किया है, टुगेदर। एक तरफ बेनेट है जो कट्टर दक्षिणपंथी विचारधारा रखते हैं, दूसरी तरफ लैपिड है जो उदारवादी और सेकुलर सोच के झंडा बरदार हैं। विचारधारा के दो अलग अलग ध्रुव हैं, लेकिन आज दोनों का एक ही विजन है, इजराइल को बचाना। यायर लैपिड ने भावुक होकर कहा कि ये कदम देश को आंतरिक विभाजन से बचाने की कोशिश है। 2021 में भी इसी जोड़ी ने नेतन्याहू को 12 साल पुराने शासन को उखाड़ फेंका था। एक बार फिर वो इतिहास दोहराने की तैयारी में है। लेकिन सवाल ये है कि नेतन्याहू जैसा चाणक्य नेता जो दशकों से हर राजनीतिक दांव को मात देता आया है, वो आज इतना कमजोर क्यों नजर आ रहा है? नेतन्याहू के लिए 2026 की जंग करो या मरो की स्थिति है। 2023 के हमलों के बाद से उनकी मिस्टर सिक्योरिटी वाली छवि तार तार हो चुकी है। इजराइल के लोग उनसे नाराज हैं। ऊपर से सेहत का संकट। रिपोर्ट्स बताती हैं कि नेतन्याहू एक तरफ युद्ध के मोर्चे संभाल रहे हैं तो दूसरी तरफ कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं। हालिया सर्वे किसी भी स्थिति में नेतन्याहू की जीत का इशारा नहीं कर रहे हैं। इजराइल की जनता अब बदलाव चाहती है। जो नेतन्याहू कभी अपराजय माने जाते थे, आज वो अपने ही घर में घिरते जा रहे हैं। टुगेदर पार्टी का उदय उनके लिए किसी बुरे सपने जैसा है।
राजनीति भी क्या अजीब चीज है। जो नेतन्याहू ईरान में सत्ता परिवर्तन का सपना देख रहे थे, यानी रेजिम चेंज करने की बातें कर रहे थे, आज खुद अपनी सत्ता बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जी हाँ, यही इस पूरे ड्रामे का सबसे दिलचस्प और दर्दनाक पहलू है। नेतन्याहू ईरान को चुनौती दे रहे थे, तेहरान को बदलने की बातें कर रहे थे, लेकिन खुद इजराइल की कुर्सी हिली है। ईरान के साथ छिड़ी जंग ने इजराइल की इकोनॉमी और सुरक्षा दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जंग लड़ना नेतन्याहू को भारी पड़ रहा है। जिस तरह से उन्होंने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोला, उसका असर घरेलू राजनीति पर साफ दिख रहा है। जनता महंगाई और सुरक्षा के नाम पर अब नेतन्याहू से सवाल कर रही है। ईरान में तो सत्ता नहीं बदली, लेकिन क्या नेतन्याहू की अपनी कुर्सी का जाना तय है? ये बड़ा सवाल है। 2026 का चुनाव अब सिर्फ एक चुनावी मुकाबला नहीं है, यह इजराइल के राजनीतिक चरित्र की लड़ाई है। क्या नेतन्याहू का युग वाकई खत्म हो गया है, या फिर टुगेदर पार्टी का गठबंधन महज एक और अस्थायी कोशिश बनकर रह जाएगा? इजराइल के जख्म गहरे हैं और जनता मरहम ढूंढ रही है। बेनेट और लेपेट की जोड़ी क्या वाकई वो मरहम साबित होगी, या फिर नेतन्याहू अपनी आखिरी चाल चलकर सबको चौंका देंगे? दुनिया की नजरें अब इजराइल की सियासत पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। इस समय की अगली बड़ी खबर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से जुड़ी हुई। बड़ी खबर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान सामने आया है। हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला जाएगा। मार्को रूबियो स्पष्ट कर चुके हैं, ईरान के नए प्रस्ताव को सिरे से खारिज करता हूं, ये मार्को रूबियो ने कहा है। आप ये मान के चलिए, ईरान की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची जब पाकिस्तान गए तो यह प्रस्ताव दिया जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने को लेकर दबाव बनाए जाने की बात कही गई थी। लेकिन अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उसका जवाब दिया और क्लियर कट कहा, ईरान के नए प्रस्ताव को सिरे से खारिज किया जाता है। अमेरिका ईरान की शर्तों को मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका ये क्लियर कट कह चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से अभी हालात हैं, अब लाल सागर का पानी फिर से उबाल मारने लगा है। इस जंग के मोहरे हुए हुती विद्रोही नहीं, बल्कि दो बड़े ग्लोबल लीडर्स तैयब एर्दोगन और बेंजामिन नेतन्याहू। एक तरफ तुर्की का ऑयल दाव पर है तो दूसरी तरफ है इजराइल के मिलिट्री मास्टर स्ट्रोक। सोमालिया और सोमालीलैंड अब सिर्फ दो देश नहीं हैं, बल्कि तुर्की और इजराइल के लिए बिछी एक खतरनाक शतरंज की बिसात बन चुके हैं। क्या ये इलाका आने वाले दिनों में तीसरे विश्व युद्ध का शुरुआती पॉइंट बनेगा? तुर्की ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अपनी जड़ें बेहद मजबूती से जमा ली हैं। एर्दोगन ने सोमालिया को अपना खास दोस्त बनाया और इसके पीछे सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि अरबों खरबों का खजाना है।
रिपोर्ट्स की माने तो सोमालिया के समुद्री इलाके में 30 अरब बैरल तेल और 6 अरब क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार छिपा है। तुर्की इसी खजाने पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। साल 2011 से तुर्की ने सोमालिया में भारी निवेश किया है। सड़कें, स्कूल और सबसे बड़ी बात, सेना को ट्रेनिंग देना। आज सोमालिया में तुर्की का सबसे बड़ा विदेशी ट्रेनिंग बेस मौजूद है। और तो और एर्दोगन का सपना सिर्फ समंदर तक महदूद नहीं है। वो सोमालिया में एक स्पेस पोर्ट यानी कि अंतरिक्ष केंद्र भी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी तुर्की की नजर जमीन से लेकर आसमान और समंदर तक है। लेकिन तुर्की का यह दबदबा नेतन्याहू को मंजूर नहीं था। जवाब में इजराइल ने एक ऐसा दांव खेला जिसने हिलाकर रख दिया। इजराइल ने सोमालिया के विद्रोही इलाके सोमालीलैंड को ही मान्यता दे दी। जी हां, नेतन्याहू के नेतृत्व में इजराइल दुनिया का पहला देश बना जिसने सोमालीलैंड को एक आजाद मुल्क के तौर पर मान्यता दी है। इसके पीछे की रणनीति समझिए। अदन की खाड़ी, सोमालीलैंड का तट यमन के ठीक सामने है। इजराइल यहां एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। इसका सीधा मकसद है हूती विद्रोहियों की हर हरकत पर नजर रखना और लाल सागर के व्यापार मार्ग पर इजरायली नौसेना का दबदबा कायम करना। हूतियों के हमले से परेशान इजराइल के लिए सोमालीलैंड का यह इलाका किसी लाइफ लाइन से कम नहीं है। तुर्की इस कदम पर आग बबूला है। एर्दोगन इसे सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रहे हैं। सवाल ये है कि तुर्की और इजराइल में ये तनातनी इतनी गहरी क्यों है? क्या ये सिर्फ सोमालिया तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है। ये गाजा से लेकर सीरिया और पूर्वी मध्य सागर तक फैली हुई दुश्मनी है। तुर्की जो खुद को मुस्लिम दुनिया का लीडर मानता है, वो पूर्वी मध्य सागर में साइप्रस और ग्रीस के करीब अपनी ताकत बढ़ा रहा है, जिससे इजराइल पहले से ही खफा है। अब सोमालिया और सोमालीलैंड में आकर ये दोनों देश आमने सामने खड़े होंगे। तुर्की चाहता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर उसका एक तरफा कंट्रोल हो, जबकि इजराइल लाल सागर में अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये दोनों सैन्य शक्तियां एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। सोचिए, अगर ये दोनों देश इस क्षेत्र में टकराते हैं तो इसका असर क्या होगा? लाल सागर दुनिया के व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण रूट है। अगर यहाँ दो बड़ी सैन्य शक्तियां प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध लड़ेंगी तो ग्लोबल सप्लाई चेन का क्या होगा? पेट्रोल की कीमतें, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता, सब कुछ दांव पर है। तुर्की का प्रभाव और इजराइल की आक्रामकता दोनों ही इस क्षेत्र में एक बारूद का ढेर बिछा चुके हैं। क्या ये टकराव किसी बड़े युद्ध का आगाज है या फिर कूटनीतिक बातचीत से इसका कोई हल निकलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग मिडिल ईस्ट तनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच में यूएई ने
किया है ओपेक छोड़ने का बड़ा फैसला। जी हां, बड़ी खबर, बड़े तेल उत्पादक देशों का दरअसल ये एक समूह है जिसे ओपेक कहा जाता है, लेकिन उसमें एक बड़ी भूमिका यूएई की रही है। अब वो यूएई उस ओपेक को छोड़ने का फैसला कर रहा है। वो स्पष्ट कर चुका है कि इससे उसे कोई फायदा नहीं है और मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तनाव है, उस बीच अब यूएई का ये फैसला कई मायनों में महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ेंगे आगे। लेबनान में जिस तरह से हालात हैं, मिडिल ईस्ट के तनाव में लेबनान में इस वक्त जंग का नया अध्याय लिखा जा रहा है, लेकिन शांति की उम्मीदों पर ठंडा पानी डाल दिया गया। हिजबुल्लाह के नए चीफ शेख नाइम कासिम ने इजराइल को ऐसा अल्टीमेटम दे दिया जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया। नाइम कासिम ने साफ साफ कह दिया कि इजराइल से ना कोई सीधी बातचीत होगी, ना ही कोई समझौता। बदले में उन्होंने 5 ऐसी शर्तें रखी जिससे मानना इजराइल के लिए टेढ़ी खीर है। क्या ये शर्तें शांति का रास्ता है या फिर इजराइल और लेबनान के बीच में मिसाइलों की बौछार अब और तेज होने वाली है? For the 5th straight as Israel's air defense system intercepted हिजबुल्लाह का नया चेहरा, लेकिन तेवर पुराने और ज्यादा खतरनाक। शेख नईम कासिम ने कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। लेबनान की सड़कों पर अमेरिका और इजराइल का भारी दबाव है। वो हिजबुल्लाह के साथ डील करे, लेकिन कासिम ने इन तमाम कोशिशों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हिजबुल्लाह किसी भी हाल में इजराइल से सीधी बातचीत नहीं करेगा। नईम कासिम ने लेबनान के उन नेताओं को खरी खरी सुनाई जो इजराइल के साथ सुलह की बात कर रहे हैं। וואו. זה ממש נופל פה. כן, זה ממש קרוב. कासिम का मानना है कि जो अमेरिका और इजराइल के इशारे पर नाच रहे हैं, वो ना तो लेबनान का भला कर रहे हैं और ना ही अपना। यानी हिजबुल्लाह का रुख साफ है, ना हम झुकेंगे ना हम बात करेंगे, सिर्फ अपनी शर्तों पर लड़ेंगे। लेकिन कासिम की इन 5 शर्तों को समझना बहुत जरूरी है। क्या इजराइल इन शर्तों के आगे झुकेगा? इन 5 शर्तों के बारे में आपको बताते हैं। नईम कासिम ने युद्ध रोकने के लिए 5 सूत्री फार्मूला दिया है। वो किसी बम से कम नहीं है। पहली शर्त है, इजराइल जमीन, समंदर, हवा से अपनी सभी हमले तुरंत बंद करे। दूसरी शर्त है, इजराइल उन सभी इलाकों से अपनी फौज हटाए जिन पर उसने कब्जा कर रखा है। तीसरी शर्त, इजराइल की जेलों में बंद सभी कैदियों की तत्काल रिहाई हो। चौथी शर्त, वो तमाम लोग जो घर बार छोड़कर भागे हैं उन्हें उनके शहर लौटने की गारंटी मिले। पांचवी शर्त, युद्ध में हुई तबाही का पुनर्निर्माण हो, यानी जो बर्बाद हुआ है उसे फिर से खड़ा किया जाए। ये शर्तें बताती हैं कि हिजबुल्लाह ने जंग को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया है जहां जीत के बिना कुछ भी मंजूर नहीं।
एक तरफ इजराइल और अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की ताकत। लेबनान की सरकार इस वक्त सैंडविच बन चुकी है। कासिम ने लेबनान की सरकार को भी साफ संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इजराइल से जो चाहती है वो उसे मिलने वाला नहीं है और इजराइल अमेरिका सरकार से जो चाहते हैं वो सरकार कर नहीं सकती। यानी लेबनान के गलियारों में जो कूटनीति चल रही है वो पूरी तरह बेअसर है। हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया है कि उसकी मर्जी के बिना लेबनान का समझौता कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। नईम कासिम ने मिसाइलें रोकने की जो कीमत मांगी है, क्या वो इजराइल चुकाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इजराइल अपनी सुरक्षा, अपनी शर्तों पर समझौता नहीं करेगा और हिजबुल्लाह अपनी अकड़ छोड़ने को तैयार नहीं है। नतीजा वही होगा जो हम रोज देख रहे हैं, धुआं, मलबा और चीखें। अगर ये शर्तें नहीं मानी गई तो लेबनान के आसमान में ड्रोन की धमक सुनाई देगी और जमीनों पर मिसाइलों की बारिश होगी। शांति की उम्मीद फिलहाल पूरी तरह खत्म होती नजर आ रही है। शर्तें बौछार कर रही हैं, लेकिन हकीकत में सिर्फ तबाही बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। रूस की मिसाइलों की बारिश से यूक्रेन का हर शहर थर्रा रहा है, लेकिन कीव हार मानने को तैयार नहीं। यूक्रेन चुपचाप अपनी खोई हुई ताकत फिर से जुटा रहा है। नए हथियारों और नए आक्रामक रणनीतियों के साथ में यूक्रेन पलटवार की तैयारी में है। जंग अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है, जहां पर रूस का वार और यूक्रेन का पलटवार आमने सामने है। यूक्रेन की जमीन पर पिछले 4 साल से ज्यादा समय से रूसी बारूद बरस रहा है। अब तक जंग में यूक्रेन के ज्यादा सैनिक मारे गए। हालांकि जवानों का नुकसान रूस ने भी उठाया, लेकिन काफी कम। जंग की इस आपदा को यूक्रेन ने अवसर में बदला। रूसी बारूदी वर्षा के बीच देश में ही मशीनों की ऐसी सेना तैयार कर ली गई। जो न केवल दुश्मन के जवानों को मार रहा है, बल्कि उनकी पोस्ट पर कब्जा करने में भी मददगार साबित हो रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने देश के डिफेंस सेक्टर की तारीफ करते हुए कहा कि यूक्रेन ने युद्ध में नई तकनीक के दम पर बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के ड्रोन ने अब तक 1750 किलोमीटर दूर तक मार करने का रिकॉर्ड बनाया। यानी ये ड्रोन इतनी लंबी दूरी तय करके दुश्मन तक पहुंच सकते हैं। यूक्रेन का दावा है कि उनकी सेना ने पहली बार सिर्फ ड्रोन और ग्राउंड रोबोट की मदद से
रूस की एक पोस्ट पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक इस ऑपरेशन में यूक्रेन के सैनिक सीधे तौर पर शामिल नहीं थे। हैरानी की बात ये रही कि रूसी सैनिकों ने बिना आमने सामने की लड़ाई के ही सरेंडर कर दिया। ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन के ग्राउंड रोबोटिक सिस्टम्स ने महज 3 महीने में ही 22,000 से ज्यादा मिशन पूरे किए, यानी 22,000 से ज्यादा बार इंसानी जानों की हिफाजत की। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने देश के डिफेंस सेक्टर की तारीफ करते हुए कहा कि यूक्रेन ने युद्ध में नई तकनीक के दम पर बड़ी उपलब्धि हासिल की। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने संबोधन में वर्कशॉप, डिजाइन, लैब टेस्टिंग और प्रोडक्शन में काम करने वाले लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अपनी तकनीक और अनुभव की वजह से दुनिया में एक खास जगह बना चुका है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेन ने हवाई हमलों और समुद्र में माइंस के जरिए कई ऑपरेशन किए। उनके मुताबिक ऐसे माहौल में काम करने का यूक्रेन का अनुभव दुनिया में काफी अलग और मजबूत है। उन्होंने इसकी तुलना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे दुनिया के दूसरे संवेदनशील समुद्री रास्तों से की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के नेवल ड्रोन सी बेबी, मागुरा और सरगर अब काफी मशहूर हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आक्रमण में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।